हेलो एवरीवन, आज हम चालू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो देखते हैं वन बाय वन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये थर्ड हेड ऑफ इनकम है। उसके सेक्शन स्टार्ट होते हैं 28 टू सेक्शन 28 टू 44। ठीक है। और ये ड्यू और पेड बेसिस एज मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी अभी हम देखेंगे बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। अभी बिजनेस इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड। अब हाँ, सबके डेफिनेशन हम वन बाय वन देखेंगे। ट्रेड मतलब ट्रेड मीनिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स मीन्स also बाइंग एंड सेलिंग बट एट लार्ज स्केल, दैट इज होलसेल। उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। An isolated transaction can be treated as business provided it has an element of trade। अभी ये जो एडवेंचर बोला है इन्होंने, एक मतलब क्या होता है कि अगर प्रीवियस ईयर में एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस प्रोवाइडेड इट हैज एलिमेंट ऑफ ट्रेड। मतलब प्रीवियस ईयर में कौन सा भी, अगर किसी ने एक दुकान डाला है लेकिन साल भर में उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, तो भी वो बिजनेस इनकम माना जाता है। एक भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको बिजनेस इनकम माना जाता है, लेकिन उसमें इंटेंशन होना चाहिए, ट्रेड का इंटेंशन होना चाहिए। Profession include vocation. Earning any income through the skill, knowledge, earning any income uh, through skill, knowledge, talent, which is acquired out of diploma, degree, university, from university, college, institution, etc. is called professional income. अगर कोई इनकम अर्न करता है उसके स्किल, नॉलेज एंड टैलेंट के बेसिस पे, विच जो उसने स्किल, नॉलेज, टैलेंट एक्वायर किया है आउट ऑफ डिप्लोमा, डिग्री, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन से, उसको हम प्रोफेशनल इनकम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है डॉक्टर का इनकम, लॉयर का इनकम, ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। अर्निंग एनी इनकम थ्रू, यहाँ भी अगर कोई स्किल, नॉलेज और टैलेंट के बेसिस पे इनकम अर्न करता है, लेकिन वो जो टैलेंट, स्किल, नॉलेज इज नॉट एक्वायर बाय डिप्लोमा, डिग्री, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड वोकेशन इनकम। एग्जाम्पल सिंगर, एक्टर, ये जो लोग होते हैं उन्होंने अगर डिग्री भी नहीं एक्वायर की कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, लेकिन अपने स्किल, नॉलेज और टैलेंट के दम पे अगर वो इनकम कमाते हैं तो उसको वोकेशनल इनकम मानते हैं। लता मंगेशकर वगैरह, उनका जो है वो वोकेशनल इनकम है। Note, however, difference between business, profession and vocation is immaterial because income from all these three are taxable under PGBP। अभी इन प्रोफेशन हो, बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, ये तीनों का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये तीनों का जो इनकम है, तीनों के जरिए जो इनकम आता है वो टैक्सेबल है अंडर पीजीबीपी। अभी सेक्शन 28, सेक्शन 28 है पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन हमको बोलता है कि कौन सा इनकम ये इस हेड के अंडर आता है। अभी ये प्रॉफिट एंड गेन मीन्स क्या है? इनकम है। ठीक है, इनकम। अभी कौन सा इनकम इस हेड के अंडर आएगा, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कौन सा इनकम मानेंगे, वो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट तो है profit and gain of any business or profession carried on by SSA at any time during the previous year। ये अपना प्राइमरी पॉइंट है। कौन सा भी प्रॉफिट और गेन बिजनेस और प्रोफेशन से अगर एसएससी को होता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो बिजनेस इनकम माना जाएगा।
अभी बाकी के जो पॉइंट्स है वो सेकेंडरी है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अभी एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कंट्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव देती है। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो इसीलिए कुछ इंसेंटिव मिलता है। कभी कभी कैश असिस्टेंस देती है, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस और ड्यूटी ड्रॉबैक। अभी हम देखेंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको कंट्री इंपोर्ट लाइसेंस भी देती है। इंपोर्ट लाइसेंस इजीली किसी को भी अवेलेबल नहीं होता। वो अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो उसको इंपोर्ट लाइसेंस अगर गवर्नमेंट ने दिया है, तो अगर उस लाइसेंस को उसने बेच के कुछ कमाया है, कुछ इनकम होती है, उसका प्रॉफिट होता है, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से माना जाएगा, वो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। और ड्यूटी ड्रॉबैक, अभी क्या होता है एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट तो हमेशा प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, लेकिन एक्सपोर्ट जो हम करने वाले हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट करते टाइम जो इंपोर्ट ड्यूटी एसएससी ने अगर कुछ पे की है, तो एक्सपोर्ट करते टाइम वो रिफंड हो जाती है, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक भी है, वो उसको हम कह सकते हैं बिजनेस इनकम। अब अगर कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते वक्त एसएससी ने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, लेकिन एक्सपोर्ट करते वक्त लॉ क्या कर एक्सपोर्ट करते वक्त गवर्नमेंट रिफंड कर देती है, इंपोर्ट ड्यूटी जो पे की है उसको रिफंड करती है, लेकिन लॉ इसको ये जो बेनिफिट हुआ है एसएससी का उसको इनकम मानती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये सेकंड एग्जाम्पल है। The value of any benefit or perquisite arise from the business or profession, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्लाइंट। अगर सैलरी के चैप्टर में हमने देखा है, अगर एम्प्लॉय को अगर कुछ परक्विजिट मिलती है कंपनी से तो वो टैक्सेबल है। उसी तरह अगर बिजनेस और प्रोफेशन के वजह से अगर एसएससी कुछ एसएससी को कुछ गिफ्ट मिलते हैं कस्टमर से, क्लाइंट से, तो वो टैक्सेबल है अंडर हेड पीजीबीपी। Any interest, salary, bonus, commission or remuneration received by partner of firm from such firm। अभी क्या है, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन मिलता है फर्म से, तो वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। अभी आप सोचोगे कि ये सैलरी वगैरह तो वो तो सैलरी चैप्टर में आता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, ये पार्टनर को सैलरी मिल रही है, इसीलिए इस हेड के अंडर ये टैक्सेबल है। नॉन कंप्यूटिंग फीस, इसका ए पॉइंट, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। अभी क्या होता है नॉन कंप्यूटिंग फीस, मतलब कोई बिजनेस कैरी करने के लिए अगर कोई, यहाँ पे कैसे होता है, अगर किसी ने फ्रेंचाइजी ली हुई है, किसी सपोज फ्रेंचाइज क्या होता है, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। अगर किसी का एक मान ले कौन सा क्लॉथ मर्चेंट है, उसका बहुत बड़ा दुकान है क्लॉथ का, और वो अगर उसने सेल कर दिया, तो क्या होता है, अगर सेल कर दिया और जिसको सेल किया है वो क्या कह सकता है, बोल सकता है कि मैं ये लेता हूँ, ये शॉप ले लेता हूँ, लेकिन आप इधर कुछ दायरे में इस एरिया में आपका दूसरा कोई दुकान मत ये करो, ओपन करो, क्योंकि क्या होता है बिजनेस उसका कम हो जाएगा, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो बोलता है कि अगर कुछ समय के लिए, नहीं तो कुछ लिमिटेड एरिया में आप अपना बिजनेस मत करो, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये नॉन कैरिंग आउट एक्टिविटी। ये ज्यादातर कैसे होता है, एक ही ब्रांड है तो हो सकता है ऐसा कुछ। तो अभी बिजनेस कैरी ना करने के लिए जो, लेकिन
कोई भी कैसे मानेगा कि ये बिजनेस, उसके लिए उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है कि बिजनेस थोड़ी लिमिटेड एरिया के लिए और लिमिटेड टाइम के लिए अगर बिजनेस नहीं कैरी किया तो उसको कुछ कंपनसेशन, कुछ इनकम मिलता है, तो इनकम भी इस सेक्शन, इस हेड के अंडर टैक्सेबल है। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेड, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट। मान लो अगर दो राइटर हैं, दोनों ने मिलके बुक लिखी है, लेकिन उसमें से एक राइटर बोलता है कि आ, सिर्फ बुक पे मेरा नाम आना चाहिए, अगर तेरा नाम नहीं, एक का नाम आना चाहिए, और जिसका नाम है वो क्या करता है, दूसरे को कुछ पैसे देता है, मतलब कंपन बोल सकते हैं कुछ अमाउंट देता है कि नॉट शेयरिंग नो हाउ, मतलब ये नाम शेयर ना करने के लिए कुछ पैसे देता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट, any sum received by employer under की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी किसी एम्प्लॉयर को अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने पर पैसे मिलते हैं तो वो भी टैक्सेबल है अंडर हेड पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब सट्टा वगैरह जो होता है, उससे भी कोई इनकम होती है तो वो भी पीजीपीपी के अंडर टैक्सेबल है। अमाउंट रिसीव इन कनेक्शन ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई टर्मिनेशन हुआ होता है, टर्मिनेशन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई टर्मिनेट होता है, मॉडिफाइड होता है, मॉडिफिकेशन होती है उसकी टर्म एंड कंडीशन में, तो उसके वजह से कुछ अमाउंट जो एसएससी को मिलती है, इन अमाउंट रिसीव इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, जो अमाउंट मिलती है वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल है। If any person has converted any inventory or stock in trade into the capital asset, अभी क्या होता है, अगर मान लो एक फर्नीचर का दुकान है और एसएससी क्या करता है कि फर्नीचर उसका, एसएससी का अगर फर्नीचर का दुकान है, स्टॉक में जो फर्नीचर है वो अगर एज अ कैपिटल एसेट, मतलब वो बिजनेस में यूज करता है, अगर उसका कुछ टेबल वगैरह स्टॉक में है और वो अगर बिजनेस में उसने अपने ऑफिस में वगैरह लगाया है, तो ये जो मतलब उसका क्या किया, कैपिटल एसेट एज अ इस्तेमाल कैसे किया, वो कैपिटल एसेट हो गया बिजनेस का। तो अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल करता है तो उस टाइम जिस दिन वो एज अ कैपिटल यूज करता है, उस टाइम उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जो रहेगी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो बिजनेस इनकम है, वो अंडर पीजीबीपी के हेड के अंडर टैक्सेबल है, वो उसका प्राइस मार्केट, फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल है। ठीक है, अभी ये हमने 9 पॉइंट्स देखे, वो सब टैक्सेबल अंडर, इससे कोई अगर पैसा इनकम होता है तो वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल है। ठीक है, अभी एक नोट है यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट नॉट कंसिडर एज इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इस हेड के अंडर जो कैपिटल रिसीट होती है वो नॉट कंसिडर एज इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिडक्शन नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, अभी हम ये अपना हमने अभी डिस्कस कर लिया सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन था। अभी सेक्शन 29, सेक्शन 29 क्या बोलता है, हाउ टू कंप्यूट इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अभी ये वन बाय वन हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। डेबिट साइड में आपको मालूम है हमेशा खर्च रहते हैं और क्रेडिट साइड अपना आपकी इनकम साइड रहती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अकाउंटिंग अकाउंट्स के अकाउंट में जो प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे
लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है एज पर टैक्स कंपनी लॉ। यहाँ पे दिखा लिया है एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस है 1,70,000, पर्सनल एक्सपेंसेस 50,000, नेट प्रॉफिट 80,000 और ये टोटल बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3 लाख। अभी ये देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे हमको कौन सा इनकम कैलकुलेट करने का है, सिर्फ प्रॉफिट बिजनेस के थ्रू जो इनकम होता है वो ये प्रॉफिट है, लेकिन इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। इसीलिए ये टैक्स के व्यू से एक करेक्ट नहीं है। जो नेट प्रॉफिट निकाला है 80,000 एक करेक्ट नहीं है, तो हमको ये एज पर कंपनी अपने टैक्स के हिसाब से करके लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ है, यहाँ पे 50,000 है, ये इसका डिडक्शन हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। इसके बिजनेस एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,70,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट है, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको तो मालूम है, इसमें कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से ही आता है और ये सेल्स परचेज जो भी है उससे आता है, ये डायरेक्ट इनकम है, इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये गलत है, क्योंकि इसमें इंक्लूड कौन सा है, 50,000। इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, आप कंसिडर कीजिए, अगर ये पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं होते तो नेट प्रॉफिट सॉरी ये जो नेट प्रॉफिट है अभी 50,000 से कम हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अभी टैक्स एज पर टैक्स हम नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। पीजीपी का इनकम कैसे मानेंगे, वो इसका कैलकुलेशन का एक प्रोसीजर रहता है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया है 80,000, यहाँ पे लिख लिए। अभी ये पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर ये पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं होते तो अपना नेट प्रॉफिट ज्यादा होता, इसीलिए एक्सपेंसेस ऐड किए हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड किए हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस कितने का है, 50,000, और ये जो आता है 1,30,000, ये अपना प्योर पीजीबीपी का इनकम है और उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। आया समझ में, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे देखो बिजनेस इनकम 2 लाख, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आया 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट अभी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 5 लाख। और बैंक इंटरेस्ट, अभी बैंक इंटरेस्ट ये इनकम है, लेकिन क्या ये बिजनेस का इनकम है, किसी का ऐसा तो हर कोई बिजनेस करेगा, फिर हर एक को सबको सबके अकाउंट होते हैं बैंक में, उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो सब कोई हर कोई बिजनेसमैन हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये क्या है, ये बैंक इंटरेस्ट जो है इसकी वजह से अपना प्रॉफिट क्या हुआ है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अभी ये राइट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा इनकम है बैंक इंटरेस्ट, ये पीजीपी का नहीं है, तो इसको हमको लेस करना पड़ेगा, तभी हमको पीजीपी का एक्यूरेट इनकम पता चल जाएगा। तो इससे मेथड से हम करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट कितना है 4 लाख। अभी ये जो है बैंक इंटरेस्ट वो लेस किया तो हमको अपना पीजीबीपी का इनकम पता चल जाएगा, लेस बैंक इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज इज इक्वल पीजीबीपी की इनकम कितनी हुई 3 लाख। अभी थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो बिजनेस इनकम 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आया है 2 लाख। अभी यहाँ पे ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बिजनेस एक्सपेंसेस रुपीज 1 लाख। अभी ये 1 लाख एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एक्सपेंसेस हमको दिखाने चाहिए थे, ये नहीं दिखाई, इसके वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया 2 लाख आया। ये दिखाने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं, तो इसका मतलब हमको ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो विच हैव टू बी डेबिटेड बट एक्चुअली नॉट डेबिटेड, तो हमको ये लेस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख,
लेस एक्सपेंसेस विच हैव टू बी डेबिटेड बट एक्चुअली नॉट डेबिटेड, कितना है 1 लाख रुपीज। तो पीजीबीपी का इनकम कितना हो गया 1 लाख रुपीज। अभी फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बिजनेस एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, नेट प्रॉफिट 2 लाख है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है बिजनेस, एक ही मिनट, ये सेम हो गया। एक्चुअली यहाँ पे ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये इनकम आना चाहिए, ठीक है। बिजनेस इनकम कितना है 1 लाख रुपीज। एक्चुअली ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बिजनेस इनकम दिया है वो क्रेडिटेड होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, इसकी वजह से अपना जो है नेट प्रॉफिट कम दिखा रहा है। तो सेम प्रोसीजर से करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट 2 लाख, उसमें ऐड इनकम विच हैव टू बी क्रेडिटेड बट एक्चुअली नॉट क्रेडिटेड 1 लाख। तो पीजीबीपी का इनकम कितना आ गया 3 लाख। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी पूरा परफॉर्मा देख लेंगे हम, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का। ये फॉर्मेट है कैसे कंप्यूटेशन करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी एज पर द सेक्शन 29। ठीक है, मैंने पहले आपको 4 एग्जांपल बताए, उसमें बोला है कि कैसे। पहले तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी रहेगा वो लिखेंगे। उसमें कौन सा एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस विच आर रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसमें कौन सा एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस विच आर रॉन्गली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी क्या है, एक सिंपल है, ज्यादा रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी एक्सपेंसेस के वजह से अपना जो रॉन्ग एक्सपेंसेस के वजह से अपना रेट नेट प्रॉफिट कम हुआ है, तो उसको ठीक जगह पे लाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, वो एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट सही लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, फिर एड इनकम विच हैव टू बी क्रेडिटेड बट एक्चुअली नॉट क्रेडिटेड, जो इनकम क्रेडिट होने चाहिए थे वो एक्चुअली में क्रेडिट नहीं हुए, वो भी ऐड करने पड़ेंगे। फिर जो टोटल आएगा, फिर उसमें से क्या करेंगे, इनकम विच रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो गलती से क्रेडिट हुए हैं इनकम, वो बिजनेस की इनकम नहीं है, उसको हम लेस करेंगे। एक्सपेंसेस विच हैव टू बी डेबिटेड बट एक्चुअली नॉट डेबिटेड, जो एक्सपेंसेस डेबिट करने चाहिए थे वो एक्चुअली डेबिट नहीं किए, उसको हम उसको भी लेस करेंगे। और जो फाइनल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, पीजीबीपी इनकम, उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा, इसको बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने आज सेक्शन 28 29 कवर कर लिया, उसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।